सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो इसका तीसरा अनुप्रयोग है, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें एक खोखला गोला, गोलीय कोश का अर्थ होता है खोखला गोला। खोखला गोला अगर है तो उसको दिए गए चार्ज यानी जो आवेश होंगे, हम लोग जानते हैं वो गोले के कहाँ होंगे, पृष्ठ पर होंगे। तो इसीलिए अगर हम इसको क्यू आवेश देते हैं तो ये सारे के सारे आवेश हमारे कहाँ होंगे, उसके पृष्ठ पर वितरित होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आर त्रिज्या का, यहाँ पर आर त्रिज्या यानी जो हमारा गोलीय कोश है उसकी त्रिज्या क्या है, आर है, कैपिटल आर है। आर त्रिज्या का गोलीय कोश है जिसको हमने, इसको दिया गया आवेश Q है, दिया गया आवेश Q है और ये संपूर्ण आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। आवेश घनत्व तो पढ़े थे, एक रेखीय आवेश घनत्व, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा क्या था, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व तब लगता है, तब हम उसका यूज करते हैं जब आवेश उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो। चूंकि यहाँ पर खोखला गोला है तो उसके जो भी आवेश दिए गए हैं वो उसके पृष्ठ पर वितरित हैं। तो पृष्ठ पर वितरित होने के कारण यहाँ पर हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करेंगे। तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, अतः इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको हम लोगों ने सिग्मा से निकालते हैं, हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बाई ए। ए क्या है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है और Q उस पृष्ठ को दिया गया चार्ज है। चूंकि दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, अतः अब इसको हम एक रूप में और इस फार्मूले को लिख सकते हैं। चूंकि ए क्या है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो ये गोलीय पृष्ठ है, तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हमारा होता है हम लोग जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बना इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व का, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कितनी मात्रा है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग इस गोलीय कोश के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इस गोलीय कोश के कारण हम लोग 3 बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु होता है वो गोलीय कोश के बाहर, अर्थात जैसे अगर यहाँ पर एक बिंदु P है या P1 है जो कि गोलीय कोश से बाहर है और उसकी दूरी जो है यहां से r है, स्मॉल r जिसको हम कहेंगे। तो स्मॉल r जो दूरी हम लोग लेंगे वो उसके केंद्र से, यानी गोलीय कोश के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमेशा स्मॉल r वही दूरी यहाँ पर हम लोग उसी से डिनोट करेंगे। तो पहली जो स्थिति होगी, 3 स्थितियों में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहली जो स्थिति होगी वो गोलीय कोश के बाहर, वो जिसको हम लोग कहेंगे R इज ग्रेटर देन R वाली स्थिति, अर्थात जो बिंदु है यानी जो दूरी है वो उसकी त्रिज्या से बड़ी है। त्रिज्या से बड़ी होने पर क्या होगा, वो बिंदु कहाँ हो जाएगा, गोलीय कोश के बाहर। दूसरी जो स्थिति होगी वो गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, पृष्ठ का अर्थ है यानी यहां पर कहीं पर बिंदु हमारा हो जाएगा P2 और वो हमारा जिसको हम लोग कहेंगे R इक्वल टू R, यानी ये जो दूरी होगी जब उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो हमारा बिंदु कहाँ हो जाएगा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो जाएगा। तीसरी जो स्थिति है गोलीय कोश के भीतर, तो गोलीय कोश के भीतर का अर्थ है गोलीय कोश के
भीतर r इज लेस देन r। तो तीसरी जो स्थिति है, यानी यहां पर कहीं जब बिंदु आ जाएगा तो जिसमें उस बिंदु की दूरी उसकी त्रिज्या से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों बिंदुओं को, ये वाला जो बिंदु है ये हम P1 ले लेंगे, ये जो बिंदु है ये P2 ले लेंगे और ये जो बिंदु है ये P3 ले लेंगे। तो हमको तीन बिंदुओं पर P1, P2 और P3 पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब हम लोग पहली स्थिति गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु P1 पर, अर्थात ये उसके केंद्र से r दूरी जो लेंगे हम, वो r दूरी उसकी त्रिज्या से बड़ी होगी, तो वो बिंदु कहां हो जाएगा, उस गोलीय कोश के बाहर। इस स्थिति में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो गॉसी नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत पहला स्टेप क्या था हमारा, कि उस आवेश वितरण को केंद्र मानकर एक उसके चारों ओर एक गॉसी पृष्ठ खींचते हैं, जिसमें वह बिंदु कहां होना चाहिए, उस गॉसी पृष्ठ पर होना चाहिए। तो एक चीज और बताई गई थी कि गॉसी पृष्ठ खींचते समय हमको सममिति का ध्यान रखना है। और सममिति का ध्यान कैसे रखेंगे, कि सबसे पहले वो जो आवेश वितरण है उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी कैसी बनेंगी, इसको ध्यान में रखते हुए खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो गोलीय कोश है इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनती हैं। तो यहाँ पर बना देते हैं, जैसे ये हमारा गोलीय कोश है और इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। तो ये जो आवेश एक समान रूप से वितरित होते हैं तो इनकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में कि यहाँ से किसी पृष्ठ से जो रेखाएं निकलती हैं तो उसके लंबवत निकलती हैं। तो ये रेखाएं ये इस तरह से उसके पृष्ठ के लंबवत, और ये त्रिज्यता बाहर की ओर जिसे हम लोग कहते हैं, इस तरह से इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। तो इस गोलीय कोश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं इस तरह से उस पृष्ठ के लंबवत निकलकर बाहर की तरफ सीधे सीधे जाती हैं। तो इस केस में तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये सेम उसी प्रकार से होते हैं लगभग जैसे हम लोगों ने किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचा था। तो उसमें क्या था, जैसे अगर हमने इस पृष्ठ को आवेश Q दिया तो वो आवेश क्या हो गया, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अगर यही आवेश, ये संपूर्ण आवेश जो इसके पृष्ठ पर वितरित है, एक बिंदु पर केंद्रित मान लें, एक बिंदु पर अगर हमने इसको केंद्रित मान लिया तो हम लोग जानते हैं कि इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, ये इस तरह से चारों तरफ निकलती जाती हैं। ये त्रिज्यता बाहर की तरफ इस तरह से चारों तरफ इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं बिंदु आवेश की। तो जितना आवेश हमने इसको दिया, हमने क्या मान लिया, ये संपूर्ण आवेश अगर एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया। अब हम क्या करें कि एक गोलीय पृष्ठ, एक r त्रिज्या का, जितनी भी त्रिज्या हो, जैसे इसकी अगर कैपिटल R त्रिज्या है तो R त्रिज्या का हम लोग अगर एक गोलीय पृष्ठ खींच दें तो गोलीय पृष्ठ कैसा होगा, इस तरह से इसके चारों तरफ एक गोलीय पृष्ठ होगा। और हम क्या करते हैं कि ये जो अब इसके भीतर की जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब हम यहां देख सकते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनी इस पृष्ठ के लिए वो कैसे बनी, सिमिलर उसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी गोलीय कोश के लिए देखी, ये इस तरह से। तो अब देख सकते हैं दोनों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकदम सिमिलर हैं। तो इस पृष्ठ के लिए हम लोग सेम उसी तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं कि हम इसके संपूर्ण आवेश को एक केंद्र पर मान लें और उस केंद्र से त्रिज्यता बाहर की तरफ जाती हुई विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचें, तो एकदम सेम उसी प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमको मिलेंगी। इसके लिए हम लोग गोलीय गॉसियन पृष्ठ चूज करेंगे। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर r त्रिज्या का ही एक गॉसी पृष्ठ, गोलीय गॉसी पृष्ठ बनाते हैं और वो बिंदु P1 जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो कहां होगा, इस गॉसी पृष्ठ पर होगा। तो इस तरह से ये जो पहला स्टेप था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो दूसरा स्टेप है, ये हमारा गोलीय पृष्ठ है, तो गोलीय पृष्ठ के लिए हम लोगों ने पढ़ा है
कि इसके हर एक भाग की दिशा जो है वो अलग अलग होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पूरे पृष्ठ को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे और यहां पर देखेंगे कि उसके हर एक भाग और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कितना कोण बन रहा है। तो यहां पर अगर हम यहां कोई भी छोटा सा एरिया लेते हैं, जैसे इसी बिंदु पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया DA, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसका जो इस छोटे से क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इसके लंबवत n कैप। किंतु जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हम लोग जानते हैं यहाँ से त्रिज्यता है बाहर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, इधर ही होगी, ई की दिशा भी इधर है। तो थीटा क्या बना, दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा क्या बना, 0 डिग्री बना। कहीं भी छोटा सा एरिया लेंगे, यहाँ पर हम अगर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं DA, तो एरिया की जो दिशा होगी वो हमारी इस दिशा में होगी। तो इस दिशा में होगी तो यहां से एक अगर विद्युत क्षेत्र हम देखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा, तो यहां से त्रिज्यता बाहर की ओर, तो इधर ही विद्युत क्षेत्र रेखा की भी दिशा मिलेगी। कहीं पर भी हम यहाँ इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल वेक्टर जो इसका होगा, इसका सदिश उसकी दिशा नीचे की ओर। तो यहाँ पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र है उसकी भी दिशा त्रिज्यता बाहर की तरफ हम लोग जानते हैं, तो ये हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर ही है। तो किसी भी बिंदु पर इस प्रकार हम देखेंगे तो इनके बीच जो थीटा मिलेगा 0 डिग्री मिलेगा, अर्थात इस गॉसीय पृष्ठ के किसी भी छोटे से क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कोण क्या मिलेगा, हमेशा 0 डिग्री मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारे लिए उपयुक्त गॉसीय पृष्ठ है इस केस में। तो हम क्या करते हैं, अब जो अगला स्टेप है यानी उसमें क्या करते हैं, इस पूरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स की गणना करते हैं। तो पूरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स की गणना हम लोगों ने पढ़ा है, किस फार्मूले से करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA, अर्थात इसको जब ओपन करेंगे तो E.dA cos थीटा। तो चूंकि हर एक भाग के लिए कोण उतना ही है तो हम इसको अलग नहीं करेंगे, अब एक ही बार में ये कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी। तो थीटा क्या मिला, पूरे सरफेस के लिए E और DA के बीच जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया EDA। अब अगली चीज जो है इसमें, चूंकि पूरे सरफेस के लिए अगर हम देखें तो अगर इस पूरे आवेश को अभी हम लोगों ने देखा कि इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सेम ऐसी ही होती हैं, जैसे उस आवेश को अगर एक बिंदु पर केंद्रित मान लें तो जैसे उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, वैसे ही इस गोलीय कोश पर जो आवेश वितरण है उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो अगर हम इस संपूर्ण आवेश को यहां बिंदु पर केंद्रित मान लें Q, तो इस बिंदु से उस गोली जो हमारा गॉसीय पृष्ठ है, इस बिंदु से उस गॉसीय पृष्ठ के हर एक पार्ट की दूरी क्या होगी, सेम। तो इस बिंदु से गॉसीय पृष्ठ के किसी भी भाग की दूरी क्या होगी, स्मॉल r ही होगी, यानी हर एक भाग के लिए दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, क्योंकि आवेश बराबर है और दूरी बराबर है हर एक भाग के लिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, हर एक भाग के लिए एक ही होगी, समान होगी। इसलिए यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र जो है E है इसको हम क्या कर सकते हैं, इस समाकलन के बाहर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल DA। अब एक चीज और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये अब हम लोग इस छोटे छोटे जो हमने DA बांटा है वो संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ को ही बांटा है, इसलिए अब इसको जब हम जोड़ेंगे, चूंकि क्लोज इंटीग्रल पूरे सरफेस का जब छोटा छोटा एरिया जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे गॉसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला जानते हैं 4πr²। तो r कौन सा होगा, ये स्मॉल r, चूंकि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, तो गॉसीय पृष्ठ का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा फार्मूला E × 4πr²। तो ये कैलकुलेशन जो हमारी आई है यहाँ पर, ये जो पूरी कैलकुलेशन आई है हम लोग इसी की कैलकुलेशन कर रहे थे। तो क्लोज इंटीग्रल E.dA यहाँ पर कैपिटल E × 4πr²।
तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। अब आप लोग इसको नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस गॉसी पृष्ठ के भीतर कुल कितना चार्ज है इसको देखेंगे। इसके बाद आगे फार्मूले में हम लोग दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अब हम यहां देख सकते हैं कि ये जो गॉसी पृष्ठ है इसके भीतर हमने जो आवेश गोले को दिया है वो टोटल चार्ज कितना दिया है, Q आवेश दिया है, और ये Q आवेश गोलीय पृष्ठ पर वितरित है, तो टोटल चार्ज कितना है, Q ही है, और वो संपूर्ण चार्ज उस गोलीय पृष्ठ के भीतर है। तो हम कहेंगे कि जो गॉसी पृष्ठ है उसके भीतर कुल चार्ज या नेट चार्ज कितना है, वो कितना है, Q है। तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो हम लोग जानते हैं इसके बाद वाला जो स्टेप है, गॉसीय पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, इसको हमने Q नेट या Q इन भी कहा था, वो किसके बराबर है, Q के ही बराबर है। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब हम क्या करते हैं, जब हमको ये दोनों चीजें मालूम हो गई, Q नेट मालूम हो गया और इसी कैलकुलेशन मालूम हो गई, तो हम लोग इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये फार्मूला हमने शुरू में बताया था, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सारी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो E इंटू इसकी वैल्यू क्या है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर समीकरण 1 से। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, Q नेट कितना है, Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई आर स्क्वायर को यहां ले जाएंगे तो हमारी E की वैल्यू यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, सेम फार्मूला हमारा मिल गया। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर को इधर ले गए। अब ये जो हमारा फार्मूला है, अब इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला मिल गया। अब ये फार्मूला देख करके आपको याद आया होगा कि ये फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी ये जो एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण उसके गोले से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई, ये फार्मूला हम लोग एक जगह पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है, सेम फार्मूला यही आया था जो हम लोगों ने वहां पढ़ा था। तो ये एकदम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र रेखा में एज्यूम किया था, विद्युत क्षेत्र रेखा खींचते समय, कि अगर हम लोग इस गोलीय कोश के संपूर्ण आवेश को बिंदु पर केंद्रित माने तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सेम वैसे ही बनती हैं जैसे उस बिंदु पर केंद्रित मानकर खींची गई आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा बनती है। तो इसीलिए इसका फार्मूला भी वैसे ही आता है इस गोलीय कोश से। तो गोलीय कोश के केंद्र से r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फार्मूला भी सेम आता है यदि उस गोलीय कोश के आवेश को उसके केंद्र पर केंद्रित मान लें और उससे r दूरी पर हम लोग वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए वो फार्मूला लगाएं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये फार्मूला सिमिलर फार्मूला हमारा मिलता है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। अभी हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा। अगर इसी फार्मूले को आवेश घनत्व के पदों में व्यक्त करना हो, आवेश घनत्व यानी यहाँ जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पदों में भी हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग जो यहाँ पर Q है, Q का मान पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस फार्मूले से जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो संपूर्ण आवेश चूंकि इसके केंद्र गोले पर वितरित है तो Q का जो मान होगा हमारा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। अब इस Q को जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा ये फार्मूला आवेश घनत्व के पदों में बदल जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ रख देंगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान, अब यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर है तो स्मॉल आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये जो हमारा फार्मूला बन जाता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू
आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ये ई इक्वल टू, तो आवेश घनत्व के पदों में अगर ये फार्मूला याद करना हो तो हमको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, या यहां से आसानी से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, और उस तरह से हमारा फार्मूला ये है। तो दोनों तरीके के फार्मूले हमको, दोनों पदों में जो फार्मूले हैं, Q के पद में ये आएगा और सिग्मा के पदों में ये फार्मूला आएगा। तो अभी हम लोगों ने जो बाहर स्थित बिंदु है उसके लिए दो तरह के फार्मूले पढ़े, एक तो Q के पदों में, एक सिग्मा के पदों में। इसी तरह से अब हम लोग जो दूसरी स्थिति थी, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P2 पर, यानी इसमें जो होगा पृष्ठ पर जब बिंदु होगा तो R इक्वल टू R, यानी जो दूरी होगी उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, तो बिंदु कहाँ हो जाएगा, उसके पृष्ठ पर हो जाएगा। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम लोग जो जैसे पहले स्थिति में फार्मूला निकाला था, अर्थात उस बिंदु पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचे और उस पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है सेम है, तो उसके लिए भी हम लोग कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और सिमिलर थीटा भी वैसे ही हमको निकालना 0 डिग्री मिलेगा। सिमिलर कैलकुलेशन करते हुए जाएंगे, और गॉसियन पृष्ठ के भीतर हमारा नेट चार्ज भी उतना ही होगा, क्योंकि सारे चार्ज कहाँ है, पृष्ठ पर ही है। तो सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा यहाँ मिलेगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह जो दूरी हम लोग लेते हैं, चूंकि वो स्मॉल आर इससे केंद्र से उस बिंदु की दूरी थी, तो यहाँ से स्मॉल आर क्या होगा, उसके केंद्र से बिंदु की दूरी उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, तो यहाँ पर स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो दूसरे केस में हम लोग सीधे यहाँ पर बिना कैलकुलेशन किए यहाँ मान रख कर सीधे ये चीज कह सकते हैं कि इसी तरह से दूसरे केस में भी गणना करने पर इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये जो फार्मूले हैं इसमें हम लोग स्मॉल आर के जगह केवल कैपिटल आर रख दें, तो हमारे फार्मूले इस स्थिति के लिए मिल जाएंगे। तो उपर्युक्त गणना में R इक्वल टू R रखने पर दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला मिल जाएगा 1/4πε0 Q, और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो पृष्ठ के लिए हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला Q के पदों में ये मिलेगा, और सिग्मा के पदों में क्या मिलेगा, तो इसमें जब हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर तो कैपिटल आर स्क्वायर है ही पहले से, अब यहाँ पर भी जब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो ये भी कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा फार्मूला मिल गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जब पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में रखेंगे तो ये हमारा फार्मूला सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो ये चीज आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग जो तीसरी स्थिति है, गोलीय कोश के भीतर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ज्ञात करेंगे। तीसरी स्थिति क्या है, गोलीय कोश के भीतर स्थित बिंदु P3 पर, यानी जिसमें R इज लेस देन R। अब यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं ये बिंदु P3 हमारा क्या है, इस गोलीय कोश के भीतर आ गया है। तो गोलीय कोश के भीतर जब हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस बिंदु को लेते हुए एक गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं जिसमें वो बिंदु कहाँ होना चाहिए, उस गॉसीय पृष्ठ के सतह पर होना चाहिए। तो जब अब हम यहाँ पर देख सकते हैं तो सबसे पहली चीज हम यहाँ देखेंगे कि ये जो गॉसीय पृष्ठ हम खींच रहे हैं तो क्या इसके भीतर कोई आवेश है, सबसे पहली चीज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चूंकि ये संपूर्ण आवेश कहाँ है, इस गोलीय पृष्ठ यानी जो गोलीय कोश है उसके पृष्ठ पर है, तो गॉसीय पृष्ठ के भीतर हमारा कोई आवेश नहीं है, सब आवेश कहाँ है, बाहर है। तो अगर बाहर है तो गॉसीय पृष्ठ के भीतर जो आवेश है वो क्या है, Q नेट, वो 0 है। तो गॉसीय पृष्ठ के भीतर आवेश Q नेट इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार कि अगर उस पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है तो गॉसीय पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने पढ़ा है
कि उसमें जो है पृष्ठ के भीतर ही वाला आवेश ही फ्लक्स बनाता है, तो बाहर वाले आवेश से हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर इसके भीतर फ्लक्स 0 है तो अगर हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे E डॉट डी इक्वल टू क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब क्यू नेट क्या हो गया 0, तो ये पूरा पार्ट 0 होगा, तो राइट हैंड साइड 0, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अतः जो विद्युत क्षेत्र होगा E इक्वल टू 0, अर्थात इस गोलीय कोश के भीतर कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अर्थात गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, अर्थात कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यहाँ पर एक दो चीजें और छोटी छोटी हम नोट में देख लेते हैं कि जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होगा, पृष्ठ पर फार्मूला हमारा R इक्वल टू R रखेंगे ये हो जाएगा, तथा भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है 0 हो जाती है। तो अब हम लोग गोलीय कोश के लिए उसके पृष्ठ के यानी दूरी यानी उसके केंद्र से, ये R क्या है उसके केंद्र से दूरी होती है, तो उसके केंद्र से दूरी बढ़ने के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बदलती है इसका ग्राफ हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्स वाई एक्सिस बनाई और यहाँ पर ये दूरी R यानी इस एक्स एक्सिस पे दूरी बढ़ने की दिशा है और इधर हम लोग क्या लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा। तो उसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो अब हम देख सकते हैं क्योंकि केंद्र पर जब R 0 है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 0, और कहां तक 0 है तो यहाँ से R बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी और कहां तक 0 मिलेगा R इक्वल टू R तक हमारे विद्युत क्षेत्र क्या मिलता है 0। तो यहाँ से यानी इस पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा कब तक R इक्वल टू R। तो जैसे ही R इक्वल टू R आएगा तो यहाँ पर हमको कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र मिलेगा, वो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र हमारा होता है। तो हमने कहा विद्युत क्षेत्र यहाँ मिला R इक्वल टू R पर, और इसके बाद जैसे इसके बाद जब इससे बाहर जाएंगे तो अब ये जो यहाँ पर जो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि अब जैसे यहाँ से बढ़ेंगे तो ये दूरी कैपिटल R जो हमारा है यानी स्मॉल r का मान क्या होगा बढ़ने लगेगा, कैपिटल R से ज्यादा होने लगेगा, तो हमारा ये फार्मूला बनेगा और इसमें क्या होगा विद्युत क्षेत्र घटेगा और घटने का जो प्रोपोर्शन है 1/r स्क्वायर ये, तो ये प्रोपोर्शनलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है। तो यहाँ तक हमारा कोई विद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा यहाँ तक। इसके बाद जो विद्युत क्षेत्र बनेगा अब चूंकि बहुत तेजी से घटता है इसलिए ये जो ग्राफ हमारा बनेगा इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनता है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ तक विद्युत क्षेत्र जो बनता है। अब यहाँ पर ये अगर हम लोग गोलीय पृष्ठ खींचे तो यहाँ तक इसके चारों तरफ अगर इधर भी कहें तो R इक्वल टू R इधर भी मिलेगा और इसके लिए भी जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरह से ही बनेगा। दूसरी साइड भी यानी इस तरफ आएंगे तो भी हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा सेम इसी तरीके का मिलेगा ये। और यहाँ पर गोले के भीतर हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या है 0 है, तो ये इस तरह का ग्राफ हमारा मिलता है। और यहाँ देख लेते हैं तो अभी हम लोगों ने गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा है। अगर ठोस गोला हो यानी सॉलिड स्फीयर हो, ठोस हो, भरा हुआ गोला है तो उसके कारण हम लोग इस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो ठोस गोला दो प्रकार का हो सकता है, एक चालक और एक अचालक। तो चालक की स्थिति में गोलीय कोश वाला ही सूत्र लगेगा और सेम डेरिवेशन भी उसी तरीके से होगा जैसे गोलीय कोश का होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई चालक पदार्थ है तो उसको दिया गया आवेश, अर्थात जब उसको हम आवेश देते हैं तो आवेश जैसे हमने ये चालक पदार्थ है, ठोस गोला है किसी चालक पदार्थ का, तो जब हम इसको आवेश देते हैं प्लस 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 ये आवेश देंगे तो ये आवेश चूंकि प्रतिकर्षित करते हैं तो ये इसके भीतर एक दूसरे से बहुत दूरी यानी जितना दूर हो सकता है जाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ जाते हैं,
तो ये ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाना चाहते हैं तो जाते जाते कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिकतम दूरी गोले के पृष्ठ पर ही मिल सकती है। तो जाते जाते कहाँ चले जाते हैं, उसके सरफेस से पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से बराबर दूरी पर बढ़ जाते हैं। तो इसको जितना भी आवेश देंगे तो कोई भी आवेश, वो चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, ये कहाँ चला जाएगा, सारे आवेश कहाँ चले जाते हैं, पृष्ठ पर चले जाते हैं। तो अगर सारे आवेश पृष्ठ पर चले गए तो फिर इसके भीतर जब कोई आवेश नहीं है, इसके भीतर कोई आवेश नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ठोस गोले के केस में भी पृष्ठीय आवेश घनत्व वाला ही फार्मूला लगाएंगे और उसी की सहायता से डेरिवेशन करते हैं। तो चाहे ठोस गोला हो चाहे गोलीय कोश हो, सिमिलर डेरिवेशन और सिमिलर रीजन भी होता है। लेकिन अगर अचालक पदार्थ है तो उसमें, चूंकि अचालक पदार्थ में आवेश हमारे चल नहीं सकते हैं, तो अचालक पदार्थ के केस में ये हमारा जो आवेश वितरण समान और असमान दोनों हो सकता है। तो उसके लिए हमारा डेरिवेशन दूसरा होगा, उसमें आयतन आवेश घनत्व का यूज करेंगे, और जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं है तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आगे चल करके जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीजें मिलेंगी। तो बच्चों अब जो ये एनसीईआरटी का हमारा पहला चैप्टर था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो आपको पढ़ा दिए गए हैं। आप लोग इन सब को नोट करके समझ के याद करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे संबंधित 4-6 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चाहे एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है चाहे अन्य किताब जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे लगाने का प्रयास करिए। हम लोग इसके आगे जो दूसरा चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे।